किसान साथियों, आज कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी से हमारे बीच हैं डॉक्टर दीप्ति चौधरी। और आज हम बात करने वाले हैं कि गन्ने में कौन कौन से मुख्य काम हमें इस समय करने हैं और साथ ही रोग कीट से कैसे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे किसान साथी गन्ने को एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में लेते हैं और नकदी फसल ये है, साथ ही व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाकर किसान साथी आज इसकी खेती कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा है और ऐसे में गन्ने में कई सारे रोग और कीट का प्रकोप रहता है, तो थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं इस समय गन्ने में देखी जाती हैं। ये जो समय है गन्ने में सबसे ज़्यादा बढ़वार इस समय होती है और यही वो समय है जब सबसे ज़्यादा रोग भी आते हैं और कीड़े भी प्रकोप करते हैं गन्ने में। तो किसानों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन अगर समय से सारे कार्य करेंगे तो ऐसा नहीं है, इसका आराम से नियंत्रण भी कर सकते हैं। जैसे सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि एक निगरानी बनाए रखें कि हमारे खेत में क्या समस्या आ रही है। आमतौर पे इस समय जो समस्या है कि हमारे जो चोटी बेधक कीट है और उसकी तीसरी पीढ़ी का प्रकोप रहता है गन्ने में, तो उसके लिए किसान भाई जो है पूरी निगरानी रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे किसान भाई अभी तक दवाएं डाल चुके होंगे। इसमें मई के अंतिम सप्ताह में हम लोग संस्तुति करते हैं कि आप क्लोरेंट्राइनिप्रोल डाल दें, लेकिन जिन लोगों ने जैसे नहीं भी अभी तक प्रयोग किया है किसी तरह के कीटनाशी का, तो वो अब जो है सही समय है कि जून में हम निराई करके अपनी जो गन्ने की फसल है उसमें कार्बोफ्यूरॉन 33 डाल सकते हैं, दानेदार वाला, या फिर आप चाहें तो फोरेट 2 किलो प्रति बीघा के दर से भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों को इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम दानेदार दवाई डाल रहे हैं उसको भुरभुरी मिट्टी में या रेत में मिलाकर डालें ताकि एक सार पूरे खेत में पड़े, और उसके बाद हल्की सिंचाई करें। क्योंकि हल्की सिंचाई इसलिए कि जो हम दवाएं डाल रहे हैं वो घुल के जो हमारा गन्ना है उसके रूट जोन में, जड़ों के आसपास ही रहें, बहुत ज़्यादा नीचे ना चले जाएं, क्योंकि जड़ों के माध्यम से ही ये पूरे पौधे में अंदर उसको विषैला बनाएंगे। तो इस तरह से जो है दानेदार दवाइयों का प्रयोग करके चोटी बेधक का नियंत्रण फिलहाल किसान भाई हैं वो कर सकते हैं। चोटी बेधक के अलावा भी और भी कई सारे रोग और कीट हम देखते हाँ हैं। जैसे जी। कीटों की हम बात करें, सफ़ेद मक्खी है, फुदका है या कुरमुला है, इस तरह के भी कई सारे कीट हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जड़ों के माध्यम से जो दवाई है पूरे पौधे को विषैला बना देती है। तो इसमें अगर हम देखें कि एक तो ये आपने जड़ों के पास डाली, तो अगर कुरमुला कीट है तो वो ज़मीन के नीचे है, उस पे भी इसका थोड़ा प्रभाव रहेगा। दूसरी चीज़ है कि पौधे के अंदर जाके पूरे पौधे को विषैला बनाएगा और लगभग 30 दिन तक इसका प्रभाव रहता है। तो उसमें अगर सफ़ेद मक्खी का प्रभाव होगा या कोई फुदके हैं, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो इससे, जैसे हम पायरिला की अगर बात करें, तो वो भी इससे नियंत्रित होता है। उसके अलावा जहाँ पे विशेषकर सफ़ेद जो गिडार है, जिसको हम लोग कुरमुला कहते हैं, उसकी ज़्यादा समस्या है, तो किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे खेतों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुरमुला कीट की समस्या है वहाँ पे फसल चक्र अपनाएं और धान के साथ इसका फसल चक्र बनाएं, ताकि जो पानी खड़ा रहेगा, यदि हम धान की फसल करते हैं तो उसमें पानी थोड़ा सा रहता है और उसकी वजह से जो भी इसके ज़मीन के नीचे की अवस्थाएं हैं, अंडे हैं, लार्वा हैं, वो ख़त्म होते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई जो है गन्ने के साथ गन्ना गेहूं की बजाय गन्ना धान की जो फसल चक्र है उसको अपनाएं इसमें। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन क्षेत्रों में कुरमुला कीट की ज़्यादा समस्या है, वहाँ आपको लग रहा है कि मेरी फसल में कुरमुला का बहुत प्रकोप है, तो ऐसे खेत की कभी भी पेड़ी नहीं लेनी चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए कि आप नई फसल लगाएं, कुछ दूसरा जो है फसल का आप वहाँ पे उत्पादन लें, ताकि ये जो इसका एक जो साइकिल है वो टूटे। किसान साथी डॉक्टर साहब कैसे पहचान सकता है कि हमारी फसलों में जो ये कीट है इनका प्रकोप होने लगा है? क्योंकि किसान अगर इन लक्षणों को पहचानेगा तभी उस आधार पर वो उपचारित अपनी फसलों को कर सकता है। बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत आसान है चोटी बेधक को पहचानना। जो इसकी गोब होती है उसके पास पत्ती के निचले सिरे में अंडे देते हैं, ये गुच्छे में अंडे दे देते हैं, लेकिन जो इसका छोटा सा लार्वा निकलेगा या जो बच्चे निकलते हैं अंडे में से जिसे कहते हैं, वो पत्ती में छेद करके अंदर घुसते हैं। और फिर जब वो पत्ती खुलती है, तो क्योंकि वो पहले तो ऐंठी हुई है मुड़ी है पत्ती, तो उसमें एक साथ लगातार कई जो हैं छेद दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। तो बहुत आसानी से किसान भाई इसको पहचान सकते हैं कि हाँ, हमारे खेत में इस तरह का प्रकोप हो रहा है। और आमतौर पे मैं समझती हूँ कि जो पूरा हमारा क्षेत्र है इसमें ये प्रतिवर्ष आता ही आता है, तो इसमें इस तरह से लक्षणों का इंतजार करना भी कोई आवश्यक नहीं है। आप मान के चलिए कोई भी वर्ष ऐसा नहीं है जो कि प्रकोप ना हो, और किसी ऐसी प्रजाति के बारे में भी यहाँ पे कोई ऐसी प्रजाति भी नहीं है जिसमें कि ये प्रकोप ना हो। तो ये तो करना ही है आपको।
इसके अलावा जो रोग आते हैं जैसे पोका बोइंग रोग है, आमतौर पे आजकल जो हमारे यहाँ ज़्यादा गन्ने का क्षेत्र आच्छादित है 0238 प्रजाति से, तो इसमें सबसे ज़्यादा ये आती है समस्या पोका बोइंग की। तो इसको भी किसान भाई पहचान सकते हैं कि इसमें जो ग्रोइंग पॉइंट जो है वो सूखने लगता है, ऐंठा हुआ सा रहेगा, उसमें ऐसा भी लगेगा देख के कि कहीं पे चाकू से काट रखा है पत्ती को। तो ये पोका बोइंग एक फफूंदी वाला रोग है और इसको कहीं से भी आपको चोटी बेधक से कंफ्यूज नहीं करना है, ये नहीं समझना है कि कीड़े का प्रकोप हो रहा है। तो उसमें आप वैसे भी कोई बेधक होता है तो आप गन्ने को खोल के देख सकते हैं, सुरंग बनी होगी। और जब पोका बोइंग का प्रकोप होता है तो ऐसी कोई सुरंग भी गन्ने में नहीं पाई जाएगी। तो ये भी अंतर है। तो इस तरह से आप जब अच्छी से निश्चित कर लेंगे भी क्या समस्या है, तो उसमें पोका बोइंग के लिए 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति हेक्टेयर में घोल बना के छिड़केंगे। और ये ज़रूर मैं सुझाव देना चाहूँगी कि आजकल जो हमारे किसान भाई हैं, सब जगह मौसम की जानकारी रहती है। कोई भी आप छिड़काव का या बुरकाव का कार्यक्रम करते हैं तो पहले मौसम की जानकारी कर लें कि हमारे 8-10 घंटे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं कोई भी कीटनाशी या फफूंदीनाशक वो धुल ना जाए, बह ना जाए। तो उसका भी विशेष ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, कोई भी छिड़काव, जैसे बहुत गर्मी हो रही है आजकल, या आप कोई दानेदार दवाई भी डाल रहे हैं तो वो दोपहर के बाद, जनरली कोशिश ये की जाए कि 4 बजे के बाद प्रयोग करें, क्योंकि दिन में तापमान ज़्यादा होने की वजह से भाप बन के आपकी दवा उड़ जाएगी, या कोई दानेदार दवाई डाली है तो वो उसका विघटन होने की संभावना रहती है धूप में। तो ये दोनों ही चीज़ों की वजह से दोपहर के बाद करेंगे तो हवा जो है नीचे को बैठती है, ठंडक होती है वातावरण में, तो वो अच्छा जो है आप फ़ायदा ले सकते हैं जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी कि पहले किसान को पहचानना होगा कि हमारी फसलों में रोग लगा है या किसी कीट का प्रकोप है। पोका बोइंग रोग की बात आपने करी। इसके अलावा हम देखते हैं कि लाल सड़न रोग भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बहुत ज़्यादा इसकी समस्या दिनों दिन बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात आपने कही। और लाल सड़न जो है हमारे खेत में कहीं बाहर से जनरली नहीं आता, ये रहता ही है हमारी फसल में। और वो थोड़ा सा मैं ज़रूर किसान भाइयों से कहूँगी, बुरा ना माने, लेकिन आपका जो कार्य करने की शैली है उससे भी फ़र्क पड़ता है कि जो हम बीज नहीं बो रहे हैं, हम आज की डेट में गन्ने को काट के बो दे रहे हैं। बीज बोने का मतलब है कि वो जो हम बीज के लिए गन्ना प्रयोग कर रहे हैं वो पूरी तरह से रोग रहित होना चाहिए। हमें छांट लेना चाहिए गन्ना कि कोई गन्ना लाल तो नहीं। और ये कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ऐसा खेत हो जो कि बिल्कुल निरोगी हो, उसमें कोई रोग ना हो, वहाँ से हम गन्ना लें बीज के लिए, उसको प्रयोग करें। और उसके बाद भी जो हम जब कांची काट लें, गन्ने के टुकड़े कर लें, तो एक बार उसकी छटाई करें ज़रूर। ये देखें कि कोई गन्ना लाल तो नहीं है, कोई काना गन्ना तो नहीं है, ताकि हम जो है रोग या कीट खुद ही ना बोआएं, ये पहले देखना है। और दूसरी चीज़ है कि भले ही हमारा गन्ना कितना भी साफ हो, उसको फिर भी उपचारित करके बोएंगे, ताकि जो रेड रॉट है या लाल सड़न जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारे खेत में ना आए, क्योंकि बीज एक माध्यम है इसके फैलने का। दूसरी चीज़ है खेत में जो ज़मीन है उससे भी फैलता है, क्योंकि ज़मीन में इसके रहते हैं, जो फफूंदी है वो मौजूद रहती है। और तीसरा, ये पानी से फैलता है। यदि आपके खेत में दूसरे खेतों का पानी आ रहा है, ऐसे खेतों का पानी आ रहा है जहाँ पे रेड रॉट है, तो निश्चित रूप से बरसात के बाद आपके खेत में भी लक्षण दिखाई देने लगे। तो एक तो ऐसे अपनी मेड़ ऐसी रखिए कि इस तरह का आप कोई पानी ना आए, या आप नीचे खेत हैं तो उधर आप गन्ना मत लगाइए, वहाँ आप धान की खेती कीजिए। तो ये चीज़ें देखनी है। प्लस इसमें सबसे ज़रूरी है कि बीज उपचार करना। अब इस समय नहीं है। देखिए, जैसे सरकार ने, आप देखते होंगे कि पोलियो के नियंत्रण के लिए पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, तो वो बच्चों को ही पिलाते हैं, बड़ों में नहीं होता। बिल्कुल। तो इसी तरह से बीज के उपचार का कोई विकल्प नहीं है। जिस समय गन्ना बोते हैं उस समय यदि अच्छे से उपचार कर लिया जाए तो रेड रॉट नहीं होगा। और उपचार करने के लिए जैसे हमारे कार्बेंडाजिम है, 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना के उसमें गन्ने के टुकड़े 15-20 मिनट भीग जाएं, तब बुआई करें। तो यदि ऐसा करेंगे तो बीज से कोई रोग नहीं आएगा। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि लाल गन्ने में आप कर देंगे। गन्ना एकदम देखने में तो स्वस्थ ही होना चाहिए, फिर भी उपचारित करना है। तो ये थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हम गन्ने की खेती कर रहे हैं, तो आगे समस्याएं नहीं आती हैं। वरना बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में विशेषकर, जहाँ पे कि जो हमारी बड़ी प्रॉमिसिंग प्रजाति है अभी, जैसे मैंने बताया 0238, तो उसकी खेती लगभग बंद सी हो गई है कुछ जिलों में, जिसका कारण ये रेड रॉट ही है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह से ध्यान नहीं दिया गया। तो क्योंकि अभी हमारे उत्तराखंड में ये अभी अच्छी चल रही है इसकी खेती, और हम अगर लंबे समय तक इसको चाहते हैं कि ये प्रजाति हमारे यहाँ बनी रहे और अच्छा उत्पादन देती रहे, तो मुझे लगता है कि बीज, विशेषकर बीज का ध्यानपूर्वक चुनाव और उसका फिर उपचार, दोनों बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि कई सारे रोग ऐसे होते हैं जो हम बीज के माध्यम से अपनी फसलों तक पहुंचा देते हैं। तो बीज को अच्छे से शोधित करके ही हमें अपनी खेतों में डालना चाहिए। और कौन कौन से रोग डॉक्टर साहब हमारी इन फसलों को प्रभावित कर सकते हैं?
देखिए, गन्ने में थोड़ा बहुत जो है विल्ट की समस्या भी आती है, और आमतौर पे ऐसे खेतों में ज़्यादा आती है जहाँ पे कि पानी की कमी हो। तो इसमें क्या होगा, गन्ने की पोरी सूखने लगती है, अगोला भी सूख जाता है। तो ये थोड़ा अभी इस समय नहीं आएगी, ये थोड़ा नवंबर के आसपास आती है। तो इसमें यही है कि अगर आप अच्छी सिंचाई का ध्यान रखेंगे तो ये समस्याएं काम आती हैं, और जो थोड़ा बहुत दिक्कत आए तो उस समय पे हम लोग कार्बेंडाजिम या इस तरह की कोई और फफूंदीनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये फफूंदी की वजह से होने वाला ही रोग है। पर ये उतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है। आमतौर पे जो ज़्यादा समस्या हमारे क्षेत्र में है वो लाल सड़न और पोका बोइंग की देखी जाती है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा जो किसान भाई हैं इन पे भी उतना ध्यान ना देते हुए उनका फोकस ज़्यादा रहता है कि इसमें कीड़े आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कीड़ों से भी जितना नुकसान हो रहा है उतना ही रोग से हो रहा है। और दोनों को ही ध्यानपूर्वक दवा डालनी है। ये नहीं है कि आप अंधाधुंध दवाई का प्रयोग करें, पहले निश्चित करें कि समस्या क्या है और तभी उसको नियंत्रित करें। इसके अलावा जो और कीड़े हैं, जैसे ज़मीन में दीमक की समस्या हो सकती है खड़ी फसल में, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर आप देखें कि कहीं पे दीमक अगर है तो इमिडाक्लोप्रिड जो है सिंचाई के पानी में आप प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे इसका नियंत्रण हो जाएगा। और जो आप लंबे समय में मैं समझती हूँ कि ज़्यादा अच्छा जो नियंत्रण रहता है, क्योंकि हमें गन्ने की खेती वर्ष दर वर्ष करती ही रहनी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप बीज के चुनाव के बाद जो अगली बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि किस तरह से आप फसल चक्र अपना रहे हैं। किस तरह से बीच में या तो धान की फसल या कोई तिलहन कुछ भी इसके साथ सम्मिलित करें, ताकि जो है ये जो गन्ने के बाद गन्ना लेने की जो प्रक्रिया है ये थोड़ा सा रुके, और उसकी वजह से जो इसमें कीड़े और बीमारियों का बिल्डअप होता है वो रुके। अगर हम ये सोचते हैं कि केवल हम जो है कोई कीटनाशी या फफूंदीनाशक के प्रयोग से ही इन समस्याओं को रोक लेंगे, वो नहीं हो पाएगा। पूरा जो हमारा काम करने का तरीका है उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि एक साल में एक बार गहरी जुताई करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे हमारे कुरमुला कीट की समस्या है, वो आपको पता है कि ज़मीन के नीचे रहने वाले कीड़े हैं। बस एक बार जब बोहरा उसका निकलता है केवल तभी वो बाहर आते हैं। तो जिस समय बोहरा निकलता है वो अभी उसको जून बीटल्स कहते हैं, जब जून में पहली बरसात होती है तब निकलते हैं, और जो खेत में आसपास पेड़ होते हैं उन पे बैठते हैं शाम के समय। तो किसान भाई ऐसा कर सकते हैं कि वो शाम के समय कोई भी कॉन्टैक्ट जो कीटनाशी हैं उनका स्प्रे करके इनको नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अपने खेतों में, जैसे मैंने अभी बोला कि आप कार्बोफिरॉन का प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे जो भी अंडे दिए जाएंगे या कोई छोटे जो हमारे उसमें से लार्वा निकलेंगे उन पे भी इसका प्रभाव रहेगा। तो ये कार्य तो करना ही है। दूसरी चीज़ ये करनी है कि अगर हम गहरी जुताई करते हैं साल में एक बार, तो जितने भी इसके जो ऐसी अवस्थाएं हैं जो भूमि के नीचे हैं वो सतह पे आ जाती हैं धूप के प्रभाव से, और जो उनके प्राकृतिक शत्रु हैं जैसे चिड़िया वगैरह हैं उनके प्रभाव से ये नष्ट हो जाते हैं काफ़ी हद तक। तो ये एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है जिस पे कि काफ़ी जो है ज़रूरत है ध्यान देने की, क्योंकि आमतौर पे गन्ने का जो खेत है वो किसान भाई खाली उसको छोड़ते नहीं है। एक बार गन्ना कटा गेहूँ लगा देंगे, गेहूँ कटा तो तुरंत वापस गन्ना लगा देंगे, फिर उसकी पेड़ी लेंगे। तो लंबे समय तक जो है मिट्टी के नीचे रहने वाले कीड़ों को कुछ डिस्टर्बेंस नहीं मिलता, उनको कुछ किसी भी तरह से आप नियंत्रित इसीलिए नहीं कर पाते और इसीलिए वो बढ़ रहे। तो ये फसल चक्र इसमें डालें, ज़रूर से कोशिश करें और गहरी जुताई करें। कच्ची गोबर की खाद, जब भी वैसे तो गोबर की खाद बहुत कम अब किसान भाई प्रयोग करने लगे, जो कि बहुत अच्छा एक लक्षण नहीं है। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा हो सके वो देसी खाद डालना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन है उसको बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। या तो फिर आप हरी खाद का प्रयोग करें, अपना समावेश करें अपने फसल चक्र में कहीं उसको, कि कब आप उसको लगा सकते हैं। दूसरा, अगर जब भी गोबर की खाद डाल रहे हैं तो कच्ची ना हो, पूरी तरह से सड़ी हो। उसका कारण यह है कि जो भी ज़मीन के नीचे के कीड़े हैं वो इस कच्ची गोबर की खाद पे और भी ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि हम ये कब डाल रहे हैं जिस समय खेत खाली है, उस समय उनको भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। और जब हम कच्ची गोबर की खाद देते हैं तो चाहे कुरमुला कीट हो या दीमक हो या अन्य ज़मीन के नीचे के कीड़े हैं, उनको एक भोजन का स्रोत मिल जाता है और फसल लगाने से पहले ही वो बहुत बढ़ जाते हैं और वो उनके फलने फूलने का हम खुद उनको मौका देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक प्रक्रिया है जिसमें सुधार की आवश्यकता है, और अगर किसान भाई इसका भी ध्यान रखेंगे तो आगे उनको फसल अच्छी मिलेगी। जी, कई सारी प्रक्रियाएं आपने बताई कि जिनके माध्यम से हम अपनी फसलों को रोग और कीटों से मुक्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने ये भी कही कि किसान साथी अंधाधुंध जो दवा है उनका छिड़काव करते हैं, क्योंकि मात्रा का उन्हें ज्ञान नहीं होता। बाजार से दवाई लाई और पूरी खेत में छिड़क दी। थोड़ा सा बताएं कि दवा छिड़कते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है।
हाँ जी, एक तो ये है कि जो भी संस्तुति है, जैसे कोई दवाई, जैसे मैंने बताया आपको कि फोरेट आप डालेंगे तो 2 किलो का बीघा डालेंगे, तो उसमें आमतौर पे जो भी जैसे बताया गया है उससे बढ़ा के डालने की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है, एक तो उतना ही डालें। कोई दवाई के छिड़काव के लिए घोल बनाना है तो हमेशा नाप के डालें। जी। और जैसे मैंने समय का बताया आपको कि अगर कोई छिड़काव करने हैं, बुरकाव करने हैं तो शाम के समय करेंगे, क्योंकि गर्मी है तो आपको पूरा जो रिजल्ट है वो मिलेगा नहीं, तो आप कुछ नुकसान हो सकता है। दूसरा, जो लोग ये दवाइयाँ छिड़क रहे हैं उनको मास्क लगाना चाहिए, अपना सिर ढक के रखना चाहिए, बदन भी पूरा, जैसे पूरे बाहों के कपड़े अच्छी तरह से अपने को कवर करें, उसके बीच में कुछ खाएं पिए ना, धूम्रपान भी नहीं करें। और जो ये पूरी प्रक्रिया हो जाए उसके बाद अच्छे से नहा धो के और उसके बाद ही कुछ खाना पीना है। ये नहीं कि बीच में ही कुछ, जैसे कि कुछ बहुत सारे लोगों को शौक होता है कुछ पान बीड़ी, वो उसके बीच में नहीं करना है। जी। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि जैसे हवा चल रही है तो हवा की दिशा में ही छिड़काव करना है, उसकी विपरीत दिशा में नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो लोग छिड़काव कर रहे हैं उनके ऊपर भी नुकसान होगा और आप जो छिड़काव कर रहे हैं वो दूसरे खेतों में चला जाएगा, आपके खेत में नहीं रहेगा। और जैसे हमने कोई दवाई डाली और उसका पता है कि जैसे मैंने कहा कि ये 30 दिन असर करेगी, यह हमारी क्लोरेंट्राइनिप्रोल है, वो बोलते हैं कि 3 महीने असर करती है, तो उसके बीच में फिर दोबारा नहीं डालने की ज़रूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि भाई हमने जो दवा डाली है वो कितने दिन प्रभावी रहती है। ये नहीं कि हम अति उत्साह में जो है अब कोई दवाई 1 महीने तक काम करनी है फिर भी 15 दिन में दोबारा डाल रहे हैं, तो ये जो विचार है ये इससे कोई लाभ नहीं है। इससे वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हमारे किसान भाई, उनका परिवार, उनके पशु सब इसी वातावरण में रहते हैं, तो उनको विशेषकर बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो लोग शहर में या दूसरी जगह इन चीज़ों को खा रहे हैं, जो हमारे किसान भाई उगा रहे हैं, उनको थोड़ा सा नुकसान होगा। मुझे लगता है कि जो लोग आमतौर पे, और जो कि हमारे भारत देश की बहुत बड़ा प्रतिशत 7 से 65% लोग गांव में ही रहते हैं, तो उनके सबके लिए ये एक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रहा है, तो इसको रोककर वो अपना ही फायदा करेंगे किसान भाई। और बहुत सोच समझ के और बहुत विचार करके दवाइयाँ डालने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम खरीद सकते हैं या हमें लगता है कि ज़रा सा भी कीड़े आ रहे हैं या बीमारी आ रही है तो तुरंत दवाई डालें, ये सोच अच्छी नहीं है। और यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि गन्ने में जो उत्पादन बढ़ा है वो शायद बहुत ज़्यादा कीड़े बीमारी की रोकथाम की वजह से बढ़ा है। ऐसा मैं नहीं समझती हूँ। कई बार ऐसा है कि अगर आप सोच समझ के नियंत्रण करेंगे तो कम दवाओं के प्रयोग में भी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे जो सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि आप गहरी जुताई कीजिए, फसल चक्र अपनाइए, इनमें पैसे भी नहीं खर्च होते और ये जो आमतौर पर सभी जनों के स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी हैं, तो इनको ज़रूर अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आपने हमारे किसान साथियों को दी कि किस तरह से हम गन्ने की फसल को रोग कीट से मुक्त रख सकते हैं, अच्छी फसल का उत्पादन ले सकते हैं। स्टूडियोज़ में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।